बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्पेक्ट्रम एनालिसिस। उसका नाम क्या है? स्पेक्ट्रम एनालिसिस, या उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम बात करेंगे। देखें, जिस तरह ये ग्राफ होता है, ये फर्ज करें कोई ग्राफ है, तो इसमें आप देखें ये वैल्यू 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर भी कोई क्वांटिटीज आपने प्लॉट की होती। आप फर्ज करें, आप कहते हैं जब एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 3 है। आप इस तरह करके कोई पॉइंट उस पर प्लॉट कर देते हैं। अब बिल्कुल इसके हवाले से जो मैं एक और बात बताना चाहता हूं वो ये है कि फर्ज करें कि आपके पास इस तरह करके एक सिंगल यूं करके लाइन है, एक सिंगल पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन। इस पे हम एक चीज बना देते हैं, एक लाइन बना देते हैं ऐसे, और हम कहते हैं जी कि ये 700, या ये कह देते हैं कि जनाब ये जो है, आप कह लें कि जनाब ये 500 नैनोमीटर एक लाइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से। ये कलर को आपने रिप्रेजेंट कर दिया 500 नैनोमीटर, और फिर इससे आगे आप यहां पर एक और लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है जी 400 नैनोमीटर। फिर उसके साथ 498 वाली लाइन, 497, 496, 495, 494, उसके बाद करते करते आप 400 नैनोमीटर पर आ जाते हैं। इस तरफ को वेवलेंथ इंक्रीज कर रही और इस तरफ को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही। फिर जब आप वो ग्रिड आगे बनाते हैं, इसी ग्रिड को आप आगे लेके आगे आते हैं इस तरह से। आपको पता है कि रेड लाइट की वेवलेंथ होती है तकरीबन 620 नैनोमीटर। 620 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाला जो कलर है वो रेड होगा। 621 वाला भी रेड होगा, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट शेड होता है उसका। 622 वाला भी रेड होगा, 623 वाला भी रेड होगा, 624 वाला भी रेड होगा, 625 वाला भी रेड होगा, 626 वाला भी रेड होगा। करते करते 680 नैनोमीटर तक आप आ गए। ये सारा रेड एंड है। 681 भी रेड है। आप क्या कर रहे हैं, हर कलर को, उस कलर को जिसकी कोई वेवलेंथ है, उसे एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर फर्ज करें 681, 682 करते करते जब आप ऑलमोस्ट 700 तक पहुंचते हैं तो ये चीज आपको नजर आना बंद हो जाती है। यहां पर जो कलर्स हैं, मिसाल के तौर पे इससे आगे 6, 701, 702, 703, ये ग्रीन तो नहीं है कलर में, ये हमें नजर नहीं आते जी। यहाँ पर ये जहां पर ये कर्सर मूव कर रहा है, इस रीजन में इंफ्रारेड रीजन के कलर्स लाया करते हैं। इसी तरीके से आपको पता है कि 620 नैनोमीटर तक, 620 नैनोमीटर, इधर 621, ये ऑरेंजिश शेड होते हैं। 619, 618, 617, 616, इस तरह करके ये ऑरेंज कलर्स यूं आ रहे होते हैं। ठीक है कि नहीं? और बीच में यहां कहीं आप देखेंगे कि ब्लू इस तरफ आता है। 460 नैनोमीटर, 459, 458, 456 नैनोमीटर, जिसकी भी वेवलेंथ 450 नैनोमीटर के लगभग है, वो ब्लूइश कलर होता है। और आपको पता है ग्रीन जो है, ग्रीन के भी शेड होते हैं, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से होते हैं। तकरीबन आप कह लें कि 530 नैनोमीटर ग्रीन कलर है, 531, 532, 533, 534, 535, इस तरह आप डिफरेंट कलर्स को एक सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं। तो बेटा, इस तरह का अगर आपके पास पैटर्न आए, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को शो किया जाता है। ठीक है कि नहीं?
और जो इस तरह के ग्राफ्स को, इस तरह की चीजों को स्टडी करते हैं, उस नॉलेज को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको कहते हैं। और आगे आप चले जनाब, आप में से किसी ने क्वेश्चन कौन सा पूछा? सर हाँ हाँ। सर जो टीवी के रिमोट वगैरह होते हैं उसके आगे इंफ्रारेड वाली होती है ना? जी जी बिल्कुल। तो सर अगर हम उसे कैमरे के सामने करें तो उसके अंदर से लाइट निकलती है, वो क्यों निकलती है? कैमरे के सामने करें तो क्या होता है? सर वो कैमरे के सामने अगर आईआर ब्लास्टर रखे ना वाला, तो उसमें से लाइट निकलते हुए दिखती है। वो फिर वो बेटा ये होगा कि रिमोट में से जब इंफ्रारेड निकलती होंगी तो सामने कोई चीज होगी जो इंफ्रारेड डिटेक्ट करके विजिबल लाइट इमिट करती होगी। उस तरह आप आईआर को, इंफ्रारेड रेडिएशन को एज ए विजिबल देख सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट आपकी आई जो है ना इंफ्रारेड को नहीं देख सकते। अच्छा ये देखें अब, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है ना। आपके सिलेबस में 3 तरह के स्पेक्ट्रम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है कॉन्टिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम पूछें क्या होता है? कॉन्टिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम जिसमें ऑल वेवलेंथ्स प्रेजेंट होती हैं, ऑल वेवलेंथ्स, all frequencies, all colors, all colors, all shades of colors। आपको पता ना कि सुर्ख रंग भी मुख्तलिफ तरह के सुर्ख रंग होते हैं, गाढ़ा सुर्ख रंग, हल्का सुर्ख रंग, बहुत ही लाइट सुर्ख रंग। ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से होते हैं। यानी फर्ज करें 630 नैनोमीटर वाला एक रेड कलर होगा, लेकिन 631 वाला जरा डिफरेंट होगा, 640 नैनोमीटर वाला डिफरेंट होगा। ये सारे रेड लाइट के कलर्स हैं, मगर इन सारों की शेड्स फर्क होंगे। तो कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है? ऑल वेवलेंथ्स, ऑल फ्रीक्वेंसीज, ऑल कलर्स एंड ऑल शेड्स ऑफ कलर्स एंड नो ब्लैक लाइन। उसमें कोई ब्लैक इंक्लूड, तो कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम उसे इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स। Continuous band spectrum includes all wavelengths, all frequencies, all colors, all shades of colors, no black line। ये होता है जी कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम। और सबसे पहले कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम किसने हासिल किया था? न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन। वो किस तरह से? डिस्पर्शन ऑफ लाइट के मेथड्स। डिस्पर्शन ऑफ लाइट से करते हैं। कैसे? उसने व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारा। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में से गुजरी तो हर कलर अपनी वेवलेंथ के हिसाब से रिफ्रैक्ट हुआ, हर कलर अपनी वेवलेंथ के हिसाब से रिफ्रैक्ट हुआ, और सामने जो दीवार पर शेड आया उसमें सारे कलर्स प्रेजेंट थे। और जो वो सारे कलर प्रेजेंट थे उसमें सारे कलर्स के अलावा हर कलर के शेड्स और हर कलर की वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज मौजूद थी, और कुछ भी मिसिंग ना था। ठीक है कि नहीं? मिसाल के तौर पे ये देखें आप जरा, यूट्यूब पे जाते हैं, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूअस बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड भी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ही कहते हैं, बैंड ऑफ कलर्स जिस तरह आप कहते हैं, कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम का लफ्ज भी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए होता है। ये देखें, अभी आपके सामने मैं लेकर आता हूं इसको।
मैं इसको अभी आपके सामने लाता हूं। ये देखें, ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये कॉन्टिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम है। व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर्स मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि रेड एंड भी है, रेड के बाद ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद येलो, फिर ग्रीन, और ग्रीन के बाद येलो, और येलो का फिर आगे उस तरफ जो है ऑरेंजिश, सॉरी वायलेट की तरफ मूव करता हुआ रीजन है। ये है जी कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम, जिसमें हर तरह की फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं, हर तरह की वेवलेंथ्स मौजूद हैं, हर तरह के कलर्स मौजूद हैं, हर तरह के कलर्स के शेड्स मौजूद है, और कुछ मिसिंग नहीं। और जो ये लेफ्ट पे रेड एंड जो एंड हो रहा है, यहां आगे इंफ्रारेड रेडिएशन है जो आपको नजर नहीं आ रही। वो आपको तब नजर आएंगी जब आप स्क्रीन के उस हिस्से में कोई इंफ्रारेड डिटेक्टर रखेंगे, और वो इंफ्रारेड डिटेक्ट करके आपको विजिब किसी और कलर में वो एमिट करके दिखाए। और उस तरफ वॉयलेट की तरफ, ब्लू की तरफ, वॉयलेट ब्लू की तरफ आगे वो जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही हैं, वो जो हमें नहीं पता। और उनको भी अगर हमने देखना है, हम कोई चीज ऐसी रखेंगे जो वायलेट अल्ट्रा वायलेट को डिटेक्ट करके विजिबल लाइट एमिट करे। मुझे बताएं, आपको कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा आइडिया हो गया कि नहीं, कि सही कंटिन्यूस वीडियो बैंड दोबारा स्पेक्ट्रम कैसा होता है। अब सर। आ जाता जी, इसके बाद आ जाती है दूसरी बात। टॉपिक का नाम है दूसरा जी, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। अब आ जाता है जी लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या होता है जनाब, ये इस तरह का होता है। मैं आपके सामने से बना के दिखाने की कोशिश करता हूं। ये यूं है, ये इसका एंड, शायद बाउंड्रियां बनाई मैंने इसमें। और ये देखें, इसमें आपको मुमकिन है कोई दो रेड नजर आ जाएं, फिर आपको कोई एक ऑरेंज लाइट नजर आ जाए, फिर आपको कोई ग्रीन नजर आ जाए, फिर आपको वॉयलेट नजर आ जाए। ये इस तरह ये सारा ब्लैक है, फिर यहां पर भी बीच में ब्लैक है, यहां पर भी बीच में ब्लैक है, ये भी सारा ब्लैक है। अब मैं बहुत ज्यादा टाइम इनको काला करने में यहां जाया नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब, इससे ये कहलाता है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। इसमें सिर्फ चंद कलर्स हैं, मेजॉरिटी मिसिंग है। इसमें मतलब, इसका मतलब है कि इसकी तारीफ में हम क्या लिखेंगे, फ्यू फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट। few frequencies present or majority missing, few frequencies and wavelength present, majority missing, indicated by dark regions। सर ये ब्लैक रीजन क्या शो कर रहा है? ब्लैक रीजन शो कर रहा है कि वहां कोई फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं, देर इज नो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट ओवर देयर। यानी वो मतलब इट एमिट्स, इसमें फ्यू कलर्स हैं, फ्यू स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी बहुत ही पर्टिकुलर फ्यू स्पेक्ट्रल लाइंस, ओनली पर्टिकुलर कलर्स आर प्रेजेंट। और कलर्स की भी कोई खास फ्रीक्वेंसीज, सारे शेड्स नहीं, फ्यू पर्टिकुलर शेड्स ऑफ कलर्स प्रेजेंट। ये देखें, इसमें आ जाए जनाब,
ये असल में ये वीडियो मैंने खोल दिया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स की। अब उसके अंदर से लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाना जो है, एक मिनट है, ये वीडियो बड़ी प्यारी है लेकिन ये सारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की खुल गई है जी। ये देखें, ये इसमें आपको नजर आएगी। अब पहले इश्तहार चलना लाजमी होता है। अब अल्लाह करे कि जो चीज मैंने, हाँ ये देखें, ये नहीं, ये नहीं, सॉरी, यहां पर देखें, एक मिनट है, ये इट्स नॉट अ गुड वन। एक मिनट बेटा, मैं वापस सर्च में जाता हूं, यहां पर लिखता हूं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम जी। जी ये देखें यार, शुक्र है, लकीली ये वीडियो थोड़ी बेहतर होगी। ये देखें, ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, छोटी सी वीडियो है। ये एक सब मिनट है, पैटर्न। ये देखें यहां पर आपके सामने, ये देखें आप, लेकिन ये वीडियो छोट, एक मिनट है, ये राइट साइड पर देखिए जहां लाइन स्पेक्ट्रम है, इसके नीचे देखें, आप देखेंगे कि आपको ये जो चीज है इस पे कर्सर पता नहीं मूव, ये देखें जिसपे एक छोटा सा कर्सर मूव कर रहा है, ये है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखते हैं आगे, शायद सर, ये सर वीडियो नहीं दिखा रहे बड़ी करके। नहीं, इसमें नहीं है, नाम तो बड़ा अच्छा उन्होंने दिया था, मैं समझा कि देखिए ये जो है, ये थोड़ा सा टू लिटिल एक्सटेंट ये एक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है। ये एक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है जिसमें सिर्फ चंद कलर्स प्रेजेंट हैं और बाकी सारे नहीं है। ठीक है कि नहीं है? तो ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक है कि नहीं है? वैसे मैं आपको कहूं कि मैं रैंडमली भी जब भी लिखता हूं इसके ऊपर, तो मुझे हमेशा कोई ना कोई बड़ी अच्छी वीडियो फौरन मिल जाती है। देखें, ये जरा देखें, शायद ये इसमें कुछ बेहतर चीजें आ जाएंगी। ये तो कॉन्टिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम आ गया। इसमें ना कोई एमिशन स्पेक्ट्रम इन्होंने कोई अच्छा मजे का दिखाया नहीं है। नहीं नहीं, इन्होंने कोई भी लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम मजे का नहीं दिखाया कोई।
लगता है सारे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम छुप गए हैं, सारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ही आ रहे हैं जी। ये देखें, इसमें ये आपके सामने जो तस्वीर आ रही है, मैं इसको यहीं रोक देता हूं। ये देखें, इसमें आपके सामने जो जहां कर्सर रुका हुआ है, ये देखें यहां ये जो कर्सर है, ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये सेकंड नंबर वाला है। ये ऊपर कॉन्टिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम है, नीचे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है, और उससे नीचे लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सारे कलर प्रेजेंट होते हैं, फ्यू मिसिंग होते हैं। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सारे कलर प्रेजेंट होते हैं, फ्यू मिसिंग होते हैं। लाइन एमिशन में फ्यू प्रेजेंट होते हैं, बाकी सारे मिसिंग होते हैं। और कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम में सारे मौजूद होते हैं। मुझे बताएं कि आपको तीन स्पेक्ट्रम का बल्कि हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया कि नहीं? सर ये दूसरा तीसरा वाला वापस उनका लाइन जी? लाइन एब्जॉर्प्शन और दूसरा कौन सा? एक है लाइन एब्जॉर्प्शन, एक है लाइन एमिशन, एक है लाइन एब्जॉर्प्शन, ठीक है कि नहीं? और एक है कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन एब्जॉर्प्शन में सारे प्रेजेंट होते हैं, फ्यू मिसिंग होते हैं। लाइन एब्जॉर्प्शन में फ्यू डार्क लाइंस होती हैं, ठीक है? ठीक है सर। ये देखें, सर नीचे वाला एब्जॉर्प्शन है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं। ये देखिए, ये अभी जो आया है, ये कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम। ये क्या है? कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम बड़े ही ब्राइट लैंप से होता है, टंगस्टन फिलामेंट और या इनकैंडेसेंट लैंप जो होता है वो करता है। इसमें हर तरह का कलर प्रेजेंट होता है, हर तरह का कलर। हॉट डेंस एनर्जी सोर्स हो तो फिर कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है कि नहीं है? आगे क्या है? ये देखें, ये आपके पास है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम अभी जो आया है। देखेंगे सर, इसको पूरी वीडियो इसकी दिखाते हैं उसकी कि नहीं। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइंस होती हैं और मेजॉरिटी मिसिंग होता है, और लाइन एब्जॉर्प्शन में मेजॉरिटी प्रेजेंट होते हैं, फ्यू मिसिंग होते हैं। मेजॉरिटी में प्रेजेंट होते हैं, फ्यू मिसिंग होते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फौरन बाद जो मामलात हैं वो चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब आगे देखें, तो इसका मतलब यह है कि लाइन एमिशन में फ्यू फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, मेजॉरिटी मैक्सिमम है, इंडिकेटेड बाय डार्क एंड फ्यू स्पेक्ट्रल लाइंस ऑन ए पर्टिकुलर कलर प्रेजेंट है लाइन एमिशन, ठीक है? अब आगे आ जाए, शुरू होता है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या जी? लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेटा क्या है? लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये है कि मेजॉरिटी ऑफ कलर्स प्रेजेंट, मेजॉरिटी ऑफ कलर्स, देयर शेड्स। जब मैं शेड्स की बात करता हूं तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 630 नैनोमीटर का भी, 631 नैनोमीटर का भी, 632 नैनोमीटर का भी रेड लाइट प्रेजेंट है। मेजॉरिटी ऑफ कलर्स एंड देयर शेड्स, majority of frequencies, wavelengths, majority of colors, their shades, frequencies, wavelengths are present. ये लाइन एंड few are missing, ये few missing बहुत इंपॉर्टेंट है। few colors, wavelengths, frequencies are missing। सर तो ऐसा क्यों होता है? मैं अब सब, अभी तो बेटा मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहा हूं।
इस तरह को बंदा कहता है ना जी पौधे 3 किस्मों के होते हैं, फिर आगे वो शुरू करता है कि अच्छा ऐसे क्यों होते हैं। अभी तो मैंने बताया कि जनाब जो स्पेक्ट्रम हम डील करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, जो वो 3 किस्मों के। हाँ तो बिल्कुल अहमद हिलाल, मोहम्मद हिलाल, आपने बिल्कुल आला बात कर दी यार। आपने वो बात की जो मेरे मुंह से भी निकलनी थी। जबरदस्त, शाबाश। इंडिकेटेड बाय ब्लैक लाइंस। अब आप एक बात सुने, एक छोटी सी बात है। मैं भी वो आप अब्दुल्लाल में वो बात करता हूं जो भी आपने कही है उसको भी दोहराता हूं, ठीक है कि नहीं। बेटा जिस तरह फर्ज करें कोई बंदा था ना, उसके घर जो मेहमान आता तो वो उसको हमेशा दाल माश खिलाता था, और जब किसी के घर जाता तो सिर्फ दाल माश खाने की फरमाइश करता। इसका मतलब है जो खिलाता वही खाता, कहीं भी बैठता तो हमेशा दाल माश ऑर्डर करता, और खुद किसी को पकाकर कोई डिनर का कोई ऑफर करता तो उसमें भी दाल माश होती। बिल्कुल इसी तरीके से आप याद रखें कि कोई भी एलिमेंट वो जो कलर अब्जॉर्ब करता है, जो कलर एब्जॉर्ब करता है, जो कलर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, वही कलर एमिट करता है। वही कलर वो क्या करता है, एमिट करता है। कैसे भला, वो मैं बात करता हूं। फर्ज करें कि ये आपको याद है हमारी कहानी कहां से शुरू हुई थी। याद है 1840 से शुरू हुई थी। मैंने कहा था कि 1840 में जब ये डिस्चार्ज ट्यूब इन्वेंट हो गई, आपको अगर याद हो, फर्ज करें कि ये आपके पास एनोड है और फर्ज करें कि ये आपके पास कैथोड है, और यहां आप लगाते हैं हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कितनी, कम से कम 400 वोल्ट। और फिर मैंने कहा था कि आप एनोड और कैथोड को एक इस तरह करके ट्यूब में डाल देंगे, यूं डाल, और इस कैथोड को हीट करें और इस एनोड को, ये पॉजिटिव और बीच में पार्शियल वैक्यूम है। क्या है, पार्शियल वैक्यूम, ठीक है। तो क्या होगा, और कैथोड को आपने हीट करने का बंदोबस्त भी किया हुआ। अब आप फर्ज करें कैथोड को आप गर्म कर रहे हैं और नोट करें कि कोई लाइट सोर्स प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है कि आप प्योरली एक खुद डिस्चार्ज वोल्टेज की बिना पर कर रहे हैं, लाइट सोर्स कोई मौजूद नहीं। तो इसके हीटिंग एक्शन से यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स ऑल द वे एनोड की तरफ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ऑल द वे एनोड की तरफ जाते हैं। अब आप ये चीज देखें, पुरान आपको याद है शुरू में इनको क्या कहा जाता था, इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज कहा जाता था। अब फर्ज करें आपने इसमें बीच में हाइड्रोजन गैस डाल दी, हाइड्रोजन गैस डाल दी। अब जब आपने हाइड्रोजन गैस डाली है, हाइड्रोजन के ये प्रोटॉन है और उसके गिर्द उसका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। हाइड्रोजन का एटम, सिंपल हाइड्रोजन का एटम बताता हूं आपके सामने। ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ये इसके गिर्द हाइड्रोजन का ये एटम इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रोटेट कर रहा है, और ऊपर वाले जो शेल्स हैं वो तो खाली हैं। और ऊपर वाले शेल्स खाली क्यों हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास है ही एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन के पास क्या है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, वो जो कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन, वो जो कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन जो एनोड की तरफ जा रहे थे, उनके रास्ते में हाइड्रोजन गैस के एटम्स आ गए। उनके रास्ते में हाइड्रोजन गैस के एटम्स आ गए, तो वो इलेक्ट्रॉन टकराए इनसे, इनके इलेक्ट्रॉन से, और इन्हें उछाल कर ऊपर फेंक दिए। इलेक्ट्रॉन अपने असल ऑर्बिट को छोड़कर बड़े ऑर्बिट में रोटेट करना शुरू हो गए, न्यूक्लियस से ज्यादा दूर रोटेट करना शुरू हो गए। इसे कहते हैं एक्साइटेशन। इसे क्या कहते हैं, एक्साइटेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरे एटम को कहते हैं एक्साइटेड एटम।
एक्साइटेड एटम, और वो जो एक्साइटेड एटम है वो ज्यादा देर तक एक्साइटेड नहीं रहता। जिस तरह आपको पता है हमारी खुशियां भी अक्सर फर्ज अल्लाह ना करे कायम दायम रखे, लेकिन कभी खत्म भी हो जाती। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपनी एक्साइटेशन लेवल से थोड़ी देर बाद वापस जंप डाउन करता है। जब वो जंप डाउन करता है तो वो लाइट एमिट करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर वाले ऑर्बिट्स हैं उन्हें हायर ऑर्बिट्स कहते हैं, न्यूक्लियस से दूर जो ऑर्बिट्स हैं उन्हें हायर ऑर्बिट्स कहते हैं, और न्यूक्लियस के करीब जो ऑर्बिट्स हैं उन्हें लोअर ऑर्बिट्स कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स वापस लोअर ऑर्बिट्स की तरफ जंप डाउन करता है तो वो एनर्जी लूज करता है। वही एनर्जी जो उसने कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों से गेन की थी, वो जो ये कैथोड से निकला इलेक्ट्रॉन है, ये आया था, इसने इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारकर एनर्जी दी। उस एनर्जी को लेकर वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला गया था और एक्साइटेड हो गया था। वहां से जब उसने जंप डाउन किया, तो उसने लाइट एमिट की, फोटॉन एमिट किए, और वो फोटॉन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और कलर के थे। तो इधर से लाइट निकलना शुरू हो जाएगी चारों तरफ यूं। तो पता चला कि हाइड्रोजन को अगर आप इस हॉट ट्यूब में डालेंगे, गैसियस फॉर्म में होगा, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर एनोड की तरफ जाएंगे, तो वो हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉनों को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट्स में फेंक देंगे। और जब वो इलेक्ट्रॉन जंप डाउन करेंगे, जंप बैक करेंगे, एक्साइटेड लेवल से डी एक्साइटेशन की तरफ आएंगे, तो बेटा फोटॉन्स एमिट होंगे। और जब उस ट्यूब से निकले हुए फोटॉन्स को एनालाइज किया गया, एक एनर्जी की बीम बनाई गई उनसे, बाकी ब्लॉक कर दिए गए, उनको सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर बीम यूं आई। जब उनसे निकली हुई लाइट को, हाइड्रोजन से निकली हुई लाइट को यूं प्रिज्म में जाके देखा गया, तो सिर्फ चंद कलर्स ही थे, चंद पर्टिकुलर वेवलेंथ्स ही थी। उसको कहा उन्होंने लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं, अल्लाह करे कि अभी थोड़ा बेहतर चीज निकल आए। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, ओहो, सर उस पे लिखा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और आगे पे डेमोन्स्ट्रेशन लग रहा है, उसमें एक वीडियो वो आ रही थी आप आगे ये से। देखें, ये देखें, ये है जनाब लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसको पिक्चर आनी चाहिए थी, वीडियोस आ रही हैं। ये जनाब, यार जब हाइड्रोजन के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, तो हाइड्रोजन ने ये 4 रंग ही निकाले। ये देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन ने ये 4 रंग देखे, एक रेड था, एक ग्रीन था, एक जनाब उसमें वो था वॉयलेट था, एक ब्लू था। ये 4 रंग थे, और ये हाइड्रोजन के, इसको कहा उन्होंने लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जी, ठीक है कि नहीं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, दुनिया जहान में, पूरी दुनिया में, एनीवेयर एल्स, जब हाइड्रोजन के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया जाता था तो हमेशा यही कलर्स ऑब्टेन होते थे। किसी भी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी भी लेबोरेटरी में, जब हाइड्रोजन को इस ट्यूब में रखा गया और इस ट्यूब में रखकर हाई वोल्टेज लगाई गई, और कैथोड से निकले इलेक्ट्रॉन और वो एनोड की तरफ गए, और रास्ते में उन्होंने हाइड्रोजन एटम्स को एक्साइट कर दिया, उनके इलेक्ट्रॉन्स को लोअर ऑर्बिट से उठाकर ऊपर वाले हायर ऑर्बिट्स में फेंक दिया, और जब उन इलेक्ट्रॉन्स ने जंप डाउन किया तो लाइट एमिट हुई, और वो लाइट जो है वो प्रिज्म से गुजार कर एनालाइज की गई, तो बेटा उसमें फ्यू स्पेक्ट्रल लाइंस आई। क्या आई जनाब? फ्यू स्पेक्ट्रल लाइंस आई। और वो जनाब फ्यू स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो पर्टिकुलर कलर्स थे। एनीवेयर इन द वर्ल्ड जब ये एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन से दोहराया गया तो हाइड्रोजन ने यही कलर्स ऑब्टेन किए। फिर पूछें क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक बंदे ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये किया कि ये एक बाउल लिया, इसमें कॉयल थी यूं नीचे, बल्कि नहीं सॉरी, इसको थोड़ा चेंज करें। हाँ, यहां से बेटा
फर्ज करें कि लाइट फ्रॉम इनकैंडेसेंट लैंप यहां से आ रही, इसमें ऑल लैम्डास और फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट, ये कॉन्टिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम वाले कलर्स हैं, सारे कलर्स मौजूद हैं। यहां क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन गैस था, यहां कोल्ड क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन गैस था। जब ये कलर्स इस हाइड्रोजन गैस में से गुजरे तो फर्ज करें बहुत सारे आए थे, बीच में से कुछ जो थे वो एब्जॉर्ब हो गए, रुक गए, आगे गए ही नहीं, और कुछ और आए वो भी रुक गए, और मेजॉरिटी आगे चले गए। जो मेजॉरिटी आगे गए उन्हें आप प्रिज्म में से गुजारें और सामने देखें तो वहां ऑल कलर्स प्रेजेंट थे, मगर बीच में फ्यू डार्क लाइंस थी, यानी वहां पर सारे कलर्स मौजूद थे, मगर बीच में से कुछ कलर्स मिसिंग थे। यानी यहां सारे कलर मौजूद हैं, मैं सारे बनाने की कोशिश करता हूं, यहां सारे कलर्स मौजूद थे, ठीक है कि नहीं। और इन कलर्स पे कुछ ब्लैक लाइंस थी, जो ब्लैक लाइंस थी वो मिसिंग कलर्स थे, जो ब्लैक लाइंस थी वो क्या थे, वो मिसिंग कलर थे, ठीक है कि नहीं। अच्छा, मजे की बात ये कि जो मिसिंग थे वो वही थे जो लाइन इस मिशन में हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब किए थे। पता चला कि जब हाइड्रोजन को मौका दिया गया कि वो कलर्स को एमिट करे तो उसने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के कलर एमिट किए, और जब हाइड्रोजन को मौका दिया गया कि वो एब्जॉर्ब करे तो उसने उन्हीं फ्रीक्वेंसीज के कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। तो गोया हाइड्रोजन का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन का लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उन दोनों को ऐड करें तो कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम बनता है, उन दोनों को ऐड करें तो कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम बनता है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन का लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम दोनों एक दूसरे के वो हैं कॉम्प्लीमेंट। मुझे बताएं, यहां तक किसी को नहीं समझ आई तो मैं हाजिर हूं जी। एनी क्वेश्चन? हाइड्रोजन वाला एक बार रिपीट करें। जी, मैंने कहा कि आप मुझे पहले बताएं कि आपको यह समझ आया कि अब लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम का फर्क समझ में आया आपको कि नहीं? हेलो, नहीं आया? आगे सर। मैं दिखा, आ गया है। देखिए ये चीज देखिए, मैं ये पूरी वीडियो यहां प्ले नहीं करूंगा, लेकिन ये देखिए इसमें ये देखें, ये जो आपको सामने, एक मिनट है कलर, ये देखें जरा, ये आपको लकीली आप दो आपके सामने प्रिज्म दिखाएंगे। एक में क्या है, जो हाइड्रोजन एमिट्स, और उसके ऊपर जो है वो है जो हाइड्रोजन वही एब्जॉर्ब करती है, यानी बाकी सारे कलर्स मौजूद हैं मगर हाइड्रोजन ने जो एब्जॉर्ब किए वो मौजूद नहीं, ठीक है कि नहीं है। तो हाइड्रोजन का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन का लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर ऐड करें तो कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम एमिट बनेगा, ठीक है कि नहीं है। देखिए यहां पर अगर मुझे कोई और अच्छी इसकी कलर डायग्राम मिल जाती है तो ये देखिए, नहीं इस वीडियो में कलर नहीं है, कलरफुल नहीं है वो डायग्राम्स, ठीक है कि नहीं। पहले ये था, ये ना मैं टाइप करता था ना तो फौरन अच्छी स्पेक्ट्रम आ जाती, अब ये है ना इसमें वो मैं करता हूं तो फिर वो वाले नहीं आते जो हम अक्सर देखना चाहते हैं। ये देखें, अल्लाह करे इसमें अच्छी वीडियोस हो। ये देखें, ये एक कंटिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम है,
ये देखिए इसमें एक ब्लैक लाइन आ रही है, ब्लैक लाइन वो है जो सोडियम ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है ना। जिसमें भी एक ब्लैक लाइन आई थी, ये सोडियम एब्जॉर्ब कर रहा है। ये किस तरह से, वो रास्ते में उसका फ्लेम में सोडियम डालता है तो वो सोडियम एब्जॉर्ब करता है। ये ब्लैक लाइन एक आ रही है, ये कैसे आ रही है, ये देखिए, ये इधर से इस तरह से, यहाँ पर सर नमक फेंकते हैं बीच में, ये नमक फेंकते हैं तो सोडियम एब्जॉर्ब करता है लाइट को, और जिस कलर को एब्जॉर्ब करता है वो वहां मिस हो जाता है, सामने स्पेक्ट्रम में नजर आना बंद हो जाता है, वो उसने एब्जॉर्ब किया वो तो। ये देखें ये ब्लैक आ रहा है बीच में, वो सर नमक सर ये फेंकते वाला हैं कलर कहते हैं सोडियम का, फिर कहते हैं फ्लेम कलर होता है। ये फिर सोडियम का वही फ्लेम कलर होता है जो एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है, एक ही कलर एमिट और एब्जॉर्ब करता है। अच्छा सही। यार, मैंने आपको ये नहीं बताया, मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन कराई है। मैं अब आखिरी बात करूंगा कि यार साइंटिस्ट ने ये किया कि उन्होंने हर एलिमेंट का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम बना लिया। साइंटिस्ट ने क्या किया, हर एलिमेंट, फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूं आपको, यहां पर फर्ज करें कि यहां पर ना जिस भी, इवन मेटल्स भी होते हैं, तो मेटल्स को भी गैसियस फॉर्म में ले आया जाता है। यहां पर मेटल्स को भी इस ट्यूब में गैसियस फॉर्म में लाकर डिस्चार्ज किया जाता है, और उनके यहां से एक लाइट एमिट होती है और उसको प्रिज्म से गुजार कर सामने उसके कलर्स देख लिए जाते और उनकी तस्वीर खींच ली जाती। इसका मतलब है कि साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा डेटाबेस बना लिया कि एवरी एलिमेंट हैज गॉट इट्स ऑन लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इनफैक्ट एलिमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। आपको पता है ना, मेटल्स तो सारे वो होते हैं, एक जैसे उनके रंग होते हैं, पहचाने कैसे जाते हैं। फर्ज करें जी आजमेर जो है ना, वो एक नया एलिमेंट उठाकर, एक मेटेलिक एलिमेंट उठा के ले आए कि जी मैंने पीरियोडिक टेबल का 120th एलिमेंट डिस्कवर किया है, इसे मेरे नाम पर आजमेरियम रखा जाए। तो वो क्या करेंगे, वो सो कॉल्ड आजमेरियम को उस ट्यूब में डालेंगे, उसको गैसियस फॉर्म में, और उसका लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम देखेंगे और कहेंगे ओए होए ये तो कैडमियम है यार, तुम ऐसे हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो। इसका मतलब है कि एलिमेंट्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम्स and their line absorption spectrum. Every element has got its own characteristic line emission spectrum and every element has got its characteristic line absorption spectrum. और line emission में उसके जो colors होते हैं वही उसके line absorption में missing होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये अगले पीरियड में, ये चीज हम अगले पीरियड में डिस्कस करेंगे। बहरहाल मैं आपको इतना बात बता दूं कि 1840 से ये चीज 1910 तक आ गई, और ये फन इतना तरक्की कर गया था कि किसी भी स्टार से आने वाली लाइट को प्रिज्म में रिजॉल्व करके वो देख लेते थे कि उस स्टार की सरफेस का टेम्परेचर क्या है, उस स्टार की सरफेस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, वो स्टार रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी सरफेस पे कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो स्टार हमसे अवे जा रहा है या हमारी तरफ आ रहा है, हर चीज निकाल लेते थे। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी का फन इतना तरक्की कर गया था, मगर एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर उन्हें 1910 तक भी नहीं मिला कि why every element has got its own characteristic line emission spectrum and its own characteristic line absorption spectrum। इस बुनियादी सवाल का जवाब 1910 तक नहीं आया था, हालांकि एक्सटेंसिव यूज हो रहा था इस नॉलेज का। बल्कि जो टोटल नॉलेज ह्यूमन रेस ने हासिल किया है उसका 25% स्पेक्ट्रम्स को देख देख के हासिल किया, यानी 1/4 ऑफ द टोटल नॉलेज स्पेक्ट्रम्स को देख देख कर हासिल किया गया। बेटा यहां हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं जी। किस चीज का 25%? टोटल ह्यूमन नॉलेज जितना भी है साइंस का, उसका जो टोटल नॉलेज उसका 25%, 1/4 उसका हमने स्पेक्ट्रम एनालिसिस से निकाला है। क्या बात है, माशाल्लाह।